Welcome to our third podcast. Today we have with us Pintu Singh, who is the Chief Financial Officer at Save Microfinance. पिंटू, आपको क्या लग रहा है कि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेक्स्ट 3 से 5 साल में कैसे इवॉल्व करेगी? मैम, एक्चुअली एज पर माई ओपिनियन माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो है वो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर में काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी। ऑल्दो पास्ट 1 साल में हमने कई सारे डाउनफॉल्स देखे हैं इंडस्ट्री में, बट सिंस कई सारे चेंजेज भी हुए हैं। अगर हम देखें लास्ट ईयर, तो आरबीआई भी कई सारे रेगुलेटरी चेंज लेके आया है, टेक्नोलॉजीज़ में भी काफ़ी चेंजेज हुए हैं। तो जो मैं आज फोर्सी कर पा रहा हूँ और नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। इनफैक्ट मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो अभी स्केल है इंडस्ट्री का वो अगले 5 साल में डबल से ज़्यादा हो जाएगा। प्लस इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ट्रेडिशनल वे में काम कर रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बढ़ेगा, लाइक फिनटेक्स आएंगे, नए नए एप्लीकेशंस आएंगे, तो इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री को ऑपरेट करने का तरीका जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और अभी जैसे जो कस्टमर्स को टच बेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी कस्टमर को टच करना भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। और जो अभी जैसे रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही आरबीआई ने स्पेशली फॉर एमएफआई क्वालिफाइंग एसेट क्राइटेरिया जो था वो पहले 75% हुआ करता था, उसको घटा के 60% कर दिया है। Right. तो आरबीआई इज ऑल्सो थिंकिंग कि अब जो रीच है वो बढ़ा है, लोगों का जो जिस कस्टमर सेगमेंट को हम टारगेट करते थे, हाउस होल्ड इनकम जो है वो कम हुआ करता था पहले, अब उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करा है, उनका हाउस होल्ड इनकम जो है इंक्रीज हुआ है। तो इसी वजह से आरबीआई ने भी जो पहले 75% हुआ करता था क्वालिफाइंग एसेट क्राइटेरिया, उसको घटा के 60% कर दिया है। जिस तरीके के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं ना, वो बैकबोन है, इकोनॉमी का बैकबोन है। Right. और गवर्नमेंट हो या इवन जो डीएफआईज होते हैं वो भी उस जो टारगेटेड कस्टमर्स को ना ग्रो देखना चाहते हैं, क्योंकि वो कस्टमर्स ही हैं जो अपनी इकोनॉमी को बड़ा कर सकता है। जो ओवरऑल रूरल एरिया जो है अभी काफ़ी अनटैप्ड है, तो सेगमेंट जो है उसको अगर हम टारगेट करें, उसको हम जैसे उनको फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है गाड़ी में, उसी तरीके से जैसे हम उनको फंडिंग नीड्स हम अगर पूरा करते रहें तो वो ग्रो करेंगे। और जैसे वो करेगा हमारा मतलब कंट्री भी ग्रो करेगी, ओवरऑल इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। Great. Pintu, how do you manage asset quality in rural and semi-urban lending where income patterns are very volatile? फॉर अ फाइनेंस पर्सपेक्टिव मैम, एक्चुअली क्या है कि पहले जैसे जो कस्टमर्स को जो हमारे पास टूल्स हुआ करता था कस्टमर्स का इनकम चेक करने का या फिर उनका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने का, वो टूल्स जो है अभी लास्ट 2-3 ईयर्स में काफ़ी इवॉल्व हुए हैं। कई नए सारे टूल्स हैं, जैसे आज के टाइम पे जो मोस्टली कस्टमर्स हैं वो यूपीआई यूज करते हैं। तो यूपीआई यूज करने से उनका ये पता चल रहा है कि उनके बैंक्स में कितना ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। ऑल्दो उनके पास इनकम टैक्स का रिटर्न का प्रूफ नहीं है, बट ये पता है कि वो कितना ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, क्या इनफ्लो क्या आउटफ्लो हो रहा है उसके अकाउंट से। कस्टमर्स ने कई जगह से जैसे ऑलरेडी जैसे आज कस्टमर्स जो है वो ऑलरेडी 1 जगह 2 जगह से लोन लेके रखा हुआ है, तो उनका पता है कि उनका वो जो पास्ट में जो है उन्होंने कितने ईएमआईज टाइम से पूरा करा है। तो अभी जो ये टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है ना, उससे क्या हो रहा है कि आप अच्छे कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, आप उसमें चूज कर सकते हैं। पहले जो था बिल्कुल ऐसा था कि आपके पास कोई डेटा नहीं हुआ करता था माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स का। हम कस्टमर्स को टारगेट ही करते हैं इस डेटा के बेसिस पे। अगर कोई कस्टमर्स अगर पास में उसका हिस्ट्री है कि उसने प्रॉपर सारे लोन जो है टाइम से चुकाया है, तो ऑब्वियसली हम उस कस्टमर्स को पहले टारगेट करेंगे इन कंपैरिजन टू टारगेटिंग न्यू कस्टमर्स। What has been your approach as a chief financial officer of a microfinance company? How do you manage liquidity in times of external shocks, जैसे कोविड आ गया या फ्लड आ गया या इलेक्शन हो गए, अभी ये स्ट्रेस सिचुएशन आ रही है जहाँ पे मल्टीपल बोरोअर्स हो गए हैं, तो इस टाइम पे आप कैसे अपनी लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करते हैं? मैम, आई कैन से कि लिक्विडिटी मैनेज जो करना है वो एक आर्ट होता है। अगर आप टफ सिचुएशन में आप अपना लिक्विडिटी मैनेज कर पा रहे हो तो इट मीन्स कि आपके अंडर वो स्किल्स है।
लाइक अगर सिचुएशन काफी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, आपके पास इन्फ्लोअर्स आ रहे हैं, आपके पास मल्टीपल लेंडर्स ऑन बोर्ड होना चाह रहे हैं आपके साथ, तो उस समय तो आपने कुछ स्ट्रेस देखा ही नहीं। तो मैनेजमेंट जो है, लिक्विडिटी का मैनेजमेंट जब स्ट्रेस सिचुएशन है उसी समय में देखा जाता है, और रियल टेस्ट तभी होता है। तो लिक्विडिटी मैनेज करने का मेन सबसे तरीका ये होता है कि हम पहले अपना कैश इनफ्लो आउटफ्लो, जो अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट है उसको देखें। क्या हमारा लाइक नेक्स्ट 6 मंथ में हमारा क्या इन्फ्लोज आने वाले हैं जो हमने आगे कस्टमर्स को लेंड करा है, क्या मेरे आउटफ्लो जाने वाले हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग लेंडर्स है उसका क्या EMI जाना है, उसका प्रोजेक्शंस करना, और हम अपने जो एग्जिस्टिंग लेंडर्स हैं या न्यू लेंडर्स से हम क्या इन्फ्लो ले सकते हैं उस पर काम करना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी मैनेज करने। Pintu, how do you diversify your funding sources? So ma'am, actually there are multiple source of lenders. In microfinance we used to target various private bank, PSUs bank, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं, DFIs भी होते हैं, उनको हम टारगेट करते हैं टू डाइवर्सिफाई आवर फंडिंग रिक्वायरमेंट। एक्चुअली सिंस माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है कि आपका फाइनेंस ही रॉ मटेरियल होता है, आपके पास सारे सोर्स होना चाहिए, सारे लेंडर्स होना चाहिए जिसके थ्रू आप फंड रेज कर सकते हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टर्म लोन्स, NCD। एक्चुअली हम लोग कुछ डायरेक्ट असाइनमेंट या सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी हमारा बुक बिल्ड किया हुआ है उसके बेसिस पे भी हम फंड रेज कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल्दो इक्विटी की भी रिक्वायरमेंट होती है माइक्रो फाइनेंस में, बट ये डेट जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे हमें रेज करना होता है। इक्विटी जो होता है ऑन ईयर या फिर हर 2 साल में जब भी हम ये असेस करते हैं कि कंपनी का जो लिवरेज जो है वो मोर देन 2x या 3x हो रहा है, तो फिर हम लोग इक्विटी के लिए भी प्लान करते हैं। How do you balance between debt and equity funding, and what are your views on securitization and co-lending? इक्विटी जो होता है वो हमेशा नीड्स के बेसिस पे होता है मैम। इक्विटी की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो कम हो रहा है। As per RBI, we have to maintain at least 15% of capital adequacy ratio. So what we used to do कि जब भी हमारा लगता है कि capital adequacy less than 20% होता है तो हम लोग इक्विटी के लिए जाते हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आपका लिवरेज जो है वो 3x से ज्यादा हो गया, then we plan to raise fresh equity. डेट जो है वो रेगुलर नीड होता है। जो माइक्रो फाइनेंस में है वो हमारा डिस्बर्समेंट, कलेक्शंस और जो सारा मतलब एक तरीके से रॉ मटेरियल ही हमारा माइक्रो फाइनेंस में पैसे होते हैं। तो डेट का जो है वो रेगुलर इंटरवल पे, जैसे हमारा बिजनेस नीड है, जो हमारा डिस्बर्समेंट टारगेट होता है, उसके बेसिस पे हम रेगुलर इंटरवल पे मल्टीपल सोर्स ऑफ लेंडर्स हैं हमारे पास, उनसे हम रेज किया करते हैं। एज अ CFO, आपका सिक्योरिटाइजेशन और को लेंडिंग को लेके आपका क्या थॉट प्रोसेस है? क्या ये फ्यूचर है लेंडिंग बिजनेस का, या फिर ये अभी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है इन दिस सिचुएशन? आपका क्या थॉट प्रोसेस है फ्रॉम फाइनेंस, somebody who is heading the finance for the MFI? Yeah, so as per my opinion, co-lending is future of microfinance because microfinance independently उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता है जितना एक किसी बैंक के साथ एसोसिएट होकर ग्रो करता है, क्योंकि बैंक के पास फंडिंग की कंस्ट्रेंट नहीं होता और बैंक का जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड भी काफ़ी कम होता है। तो जिस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट करते हैं वो अगर हम को लेंडिंग मॉडल में उस कस्टमर्स को लोन देते हैं तो उनका जो लेंडिंग कॉस्ट जो होता है कस्टमर्स का वो भी कम होता है। वो किसी इंडिपेंडेंट NBFC जो अपने ओन बुक से अगर फंड कर रहा है, तो अगर वो किसी बोरोवर्स को 24% 25% पे लेंड कर रहा है, तो इन को लेंडिंग मॉडल वी कैन ऑफर लोन टू आवर कस्टमर्स समवेयर अराउंड 19-20% पे। तो इसमें क्या है मैम कि ओवरऑल बेनिफिट है, हमारे कस्टमर्स को भी फायदा है, हमारा बैंक के लिए क्या होता है कि बैंक का माँ के बराबर होता है। अगर बैंक भी जैसे 10% अपना जो बैंक का पोर्शन होता है उस पर 10% लगा रहा है रेट, और हम अपने जो एज एन NBFC हमारा जो 20% पोर्शन है हम उस पर 24% रेट यूज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो ब्लेंडेड रेट जो कस्टमर्स को जा रहा है वो 19-20% पे जा रहा है। उससे क्या होता है कि कस्टमर्स उन लेंडर से बच जाता है जो उनको 30-35-36% पे लेंड कर रहे हैं। तो और एज ए NBFC हमारे लिए है कि हमारे पास रेगुलर सोर्स ऑफ फंडिंग है। हम अपने 20% के बेसिस पे किसी कस्टमर्स को 100 रुपीज का लोन दे सकते हैं, तो हमारे लिए एक रेगुलर लाइन ऑफ क्रेडिट है हमारे लिए कि हम अपने बिजनेस को स्मूथ फंक्शंस कर सकें। आपके पास
मल्टीपल सोर्स ऑफ लेंडर्स होना चाहिए। प्राइवेट बैंक हो गए, पीएसयूज बैंक हो गए, आपके पास कुछ बड़े एनबीएफसीज भी हैं जो छोटे एनबीएफसीज को लेंड करते हैं, प्लस एफआईआईएच हो गए, डीएफआई हो गए, मल्टीपल लेंडर्स होना चाहिए आपके पास, सो दैट कि आप मतलब हर तरीके से फंड रेज कर पाओ और ऑप्टिमम लाइक कॉस्ट पे रेज कर पाओ। So Pintu, what is your vision of building a sustainable and profitable microfinance? So first of all, we should be more customer centric. We should offer the product which really suits your customer's need. Okay. So like if any customers wanted MFI loan, then we must have some product to offer him or her. If anyone wanted to have some MSME or housing loan, we must have such kind of product in our bucket. So the second one is for building a sustainable growth is to be profitable. Like if you want to serve anyone, then you must have sufficient fund or you must be a profitable organization. Because if you are not profitable, then you cannot serve. Like Right. जैसे होता है ना कि आप भला तो जग भला। And the third one, we must comply all the regulatory norms which is applicable to your organization. So as per my opinion, these three key parameters should be adhered if you want to take your organization at top. According to you, what was the vision that we have all the products, we decided to have all the products to cater to the market need? Yeah, so being a safe employee, actually we have to be in line with our management visions. So our management thought is to offer all set of products to our rural customers. Especially we are targeting to rural customers. So considering this, we have started with a VC business, our holding company Safe Solutions Private Limited, which is into liability side VC. And we have opened around 2.5 crores Jan Dhan account across the rural segment. Apart from this, our management and we also thought that customers from rural areas need some financials like some loan to start their own business. That is why we have started our microfinance in 2017. And if your microfinance customers get matured after 2 or 3 years, they want some bigger size loan, then we have started our Safe Financial Services, where we are offering MSME loans, and we also offering housing loan to the customers who wanted to build their own house. So considering all the needs of our rural customers, we have offered these products to the customers. थैंक यू पिंटू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ मुझे जानने और सीखने को और डीपली फ्रॉम अ फाइनेंस लेंस समझ आया सेव एज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। Thank you so much. Thank you, man.